और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं जिसका इंतजार था। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की 5वीं सूची जारी कर दी गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से। तो भाजपा की 5वीं सूची कैंडिडेट की जारी कर दी गई। 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित करने थे। इनको लेकर लगातार मंथन हुआ। आज भी इसको लेकर मीटिंग का दौर चला। मीटिंग समाप्त होने के बाद उम्मीद थी कि कभी भी सूची आ सकती है और बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने कैंडिडेट की 5वीं सूची जारी कर दी है। बड़ी बात यह कि इसमें सिटिंग एमएलए और मंत्रियों के नाम क्या कटे हैं, ये जिज्ञासा है। तो बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट्स की ये 5वीं सूची सामने आ चुकी है। इसके पहले 4 सूचियां आ चुकी हैं और जैसी उम्मीद और बताया जा रहा था 92 प्रत्याशियों के नाम हैं। 2 और नाम इसमें बच गए हैं। तो बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो गई है। 92 कैंडिडेट्स के नाम इसमें हैं। बीजेपी की 5वीं सूची में 92 उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। 60 से अधिक इसमें सिटिंग एमएलए और जिसमें 8 मंत्री भी शामिल बताए जाते हैं। देखें आप, विजयपुर से बाबूलाल मेवरा को टिकट मिला है। बिल्कुल, देखिए मंत्री उषा ठाकुर की अगर बात कर ली जाए तो समय समय पर जो बयान आते रहे हैं और समय समय पर स्थानीय तौर पर जो भी आक्रोश होता रहा, जो भी विरोध होता रहा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि मऊ से कई सारे पार्टी के पास नाम है जो कि नाम बदले जा सकते हैं और वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, जब आरएसएस ने लगातार यहाँ पर बैठकें की और बैठक में कई सारे निष्कर्ष निकल कर आए कि अगर विनिंग कैंडिडेट को वहाँ से नहीं उतारा जाता है या फिर जो मौजूदा विधायक है उनके अलावा अगर नाम बदले जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है, हार का फैक्टर है, वो बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। और चूंकि उषा ठाकुर की अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री रही हैं और उनके साथ खास बात यह है कि इसके पहले विधानसभा 3 की बात कर लें या फिर इसके पहले जब भी उनकी सीटें बदली गई हैं और उन्हें जहां जहां पहुंचाया गया है उन्होंने पार्टी को जीत ही लाके दी है, यानी कि उन सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में नाम करने का काफ़ी जोरों शोरों से उनका चल रहा था और ये भी इस बात का भी इस कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा 3 में उनकी वापसी हो सकती है और मऊ में कोई नया चेहरा देखने को बीजेपी की ओर से मिल सकता है या फिर किसी और। चूंकि मऊ से अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं जीतू जराती, उनका भी काफ़ी तेज़ी से नाम चला था, लेकिन उन्होंने खुद ने एक लेटर लिखकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को कहा था कि वो उनके पास ऑलरेडी मालवा निमाड़ की सीटों की जिम्मेदारी है, प्रत्याशी को जिताना है, इसलिए उन्होंने चुनाव न लड़ने की अपनी ओर से एक लेटर जारी किया था जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी रहा था। तो ऐसे में ये तो साफ हो गया है कि मंत्रियों के टिकट यानी कि जो विनिंग कैंडिडेट है बीजेपी का फोकस्ड मालवा निमाड़ पर, उन पर हैं जो एसटी, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, जो ऐसी इलाके हैं और जो इस तरीके के अगर बात कर लें जो जातिगत समीकरणों को साधने की अगर बात करें, और महिलाएं हैं उसी 2 और महिलाएं हैं। नेपानगर की जो एसटी सीट है सुश्री मंजू राजेंद्र दादू और बुरहानपुर से अर्चना चिटनेस, दावेदारी थी इनकी लंबे समय से, उनका भी टिकट कंफर्म हो गया इसमें। बिल्कुल, देखिए अगर अर्चना चिटनेस की बात कर लें तो पहले में वो शिक्षा मंत्री भी रही हैं मध्य प्रदेश सरकार में और ऐसे में उनके नाम को लेकर भी काफ़ी लंबे समय से ये गहन चिंतन चल रहा था और ये लगभग उनका टिकट फाइनल माना जा रहा था। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो बुरहानपुर से सीधे अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह सेहरा कांग्रेस से चूंकि पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे और अब इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और ऐसे में उनके सामने अर्चना चिटनेस है। सुरेंद्र सेहरा का भी बुरहानपुर में अगर बात करें तो एक मजबूती से होल्ड है और उनकी अगर हम बात कर लें अर्चना चिटनेस की तो ये भी एक अपना अच्छा होल्ड लगती है। नेपानगर में भी महिला नेत्री को कांग्रेस की ओर से अगर बीजेपी की ओर से टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं एक महिलाओं को जो टिकट देने की बात की थी पार्टी ने और अपने एजेंडे में ये साफ किया था कि बीजेपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महिला नेत्रियों को भी मौका देगी। बिल्कुल, और ये दिखाई भी पड़ रहा है। खंडवा की जो एससी सीट है इस पर भी कंचन मुकेश तन्वे को टिकट दिया है। पंधाना से छाया मोरे को टिकट दिया है। नेपानगर से मंजू राजेंद्र दादू को टिकट मिला है और बुरहानपुर बता ही रहे हैं आपके अर्चना चिटनेस को टिकट मिला है। वापस आपके पास में मैं लौटता हूं। इस वक्त हमारे साथ में ग्वालियर से नासिर भी जुड़े हुए हैं। ग्वालियर की सीटों पर, ग्वालियर चंबल पर बहुत बड़ा फोकस था। सिंधिया कितनों को टिकट दिला पाएंगे, लगातार नजर थी। कितनों की टिकट कटेंगे, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो या फिर एमएलए हो, ये बड़ी नजर थी। नासिर, आप क्या देख रहे हैं इसमें?
देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक थे जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया था। ओपीएस भदौरिया जो सरकार में मंत्री भी है, उनका टिकट काटकर राकेश शुक्ला को वहां से प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही बेटे से नरेंद्र सिंह कुशवाहा है, उनको प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही पुराने चेहरों पर भरोसा बीजेपी ने कराया। ग्वालियर में 2 टिकटों को होल्ड किया गया था, लेकिन आज 5वीं लिस्ट में उनका जारी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री माया सिंह को ग्वालियर पूर्व विधानसभा से उतारा गया, तो ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा को, ये भी पूर्व मंत्री, यानी कि पुराने चेहरों पर विश्वास किया गया है। लेकिन सिंधिया समर्थक जो है पूर्व में, उन सभी को टिकट दिया गया है। केवल ओपीएस भदौरिया का टिकट को काट दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हैं इतने शायद ग्वालियर में तो मजबूत नजर नहीं आते। जैसा कि माया सिंह की बात करें तो माया सिंह 2018 में चुनाव हार गई थी। नहीं, माफ कीजिएगा, साल 2018 से पहले उनका टिकट काटकर बीजेपी ने चेंज किया था, सतीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। वो उससे पहले चुनाव हार गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से जो सूची आ रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों के टिकट भी काटे गए हैं, तो कुछ को रखा भी गया है। तो लेकिन देखा जाए तो संतुलित सीट है। और जैसा कि अब देखना यही है कि ये चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। बहुत कम वक्त बताया, 14 नामों की घोषणा आज कर दी गई है। 34 विधानसभा सीटें, और कहा यही जाता है कि मध्य प्रदेश की जो सत्ता का जो रास्ता है ग्वालियर से होता हुआ जाता है, यानी कि ग्वालियर चंबल से होता हुआ जाता है। और सरकार को गिराने का भी काम ग्वालियर चंबल अंचल से हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े छत्रपति यहाँ पर हैं, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके लोगों की भी यहाँ पर जो टिकटों में रायशुमारी में भी काफी वर्चस्व देखने को मिला था। और यही वजह थी कि एक लंबे वक्त तक इस सीट पर, इन सीटों पर क्षेत्रीय संतुलन है। सिंधिया और पुराने बीजेपी खेमे के बीच का संतुलन आप देखते हैं या जातिगत समीकरणों का साधना देखते हैं? देखिए, सिंधिया का संतुलन भी है और साथ ही जातिगत आंकड़ों को भी बहुत साधा गया है, क्योंकि ओपीएस भदौरिया का टिकट तो काट गया। उसके साथ ही मुन्ना लाल गोयल ग्वालियर पूर्व विधानसभा से थे, उनका भी टिकट काटा गया। उनकी जगह माया सिंह को उतारा गया, यानी कि माया सिंह भी सिंधिया जी की तरफ से ही नाम आगे बढ़ाया था। लेकिन इनकी संगठन में भी बहुत पकड़ है, पूर्व मंत्री भी रही हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो मामा ध्यानंद सिंह, वो भी मंत्री रहे हैं सरकार में। तो कहीं ना कहीं इनका संगठन में भी दखल था, लेकिन सिंधिया की तरफ से इनके नाम को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन मुन्ना लाल का नाम जो था, यानी कि सरकार को जो गिराने का काम किया था, उनके नाम पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था। लेकिन आज उनके नाम को भी काट दिया गया, यानी कि ये कहा जा सकता है कि सिंधिया समर्थकों को भी नाराजगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखना यही है कि चुनाव के समय ये लोग पार्टी के साथ कितना खड़े होते हैं, क्योंकि पार्टी के जो प्लेटफॉर्म पे तो एक साथ होने का दावा करते हैं कि हम साथ हैं, लेकिन देखने में यही आता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि सिंधिया समर्थक और मूल बीजेपी, आज भी दोनों के बीच में एक बड़ा गैप बना हुआ है, जिसको पाटने की कोशिशें बीजेपी के संगठन के लोग हैं वो भी कर चुके हैं। लेकिन बार बार उनकी नाराजगी देखने को मिलती रही है। लेकिन अब देखना यही है कि 2023 के लिए किस तरह से ये लोग एक हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी की 5वीं सूची आप देख रहे हैं। एक के बाद एक इस सूची का एनालिसिस हम कर रहे हैं। 92 प्रत्याशियों के नाम हैं। ज्यादातर पुराने चेहरों और नाम काटने को लेकर जो कयास थे, उसमें से कुछ नाम शामिल दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ को काटा गया है। यहां अलग अलग क्षेत्रों में किन समीकरणों के तहत ये टिकट दिए गए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से रवि के पास चलते। रवि इमरान सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालवा निमाड़ जीता तो आप जीत जाएंगे, बात संगठन ने मानी तो है, लेकिन यहां आप संतुलन किन बातों का देख रहे हैं? यहां भी कई खेमों में पार्टियों को नुकसान की बातें की जा रही थीं। यहां भी सिंधिया फैक्टर को एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा था। क्या इसे बैलेंस किया जा सका है? बीजेपी की लिस्ट आई है और इसमें जो नाम दिया है उसमें कई नामों में परिवर्तन जरूर हुआ है। पारस जैन की अगर बात कर लें तो उनका टिकट कटा है, उनकी जगह पर हम बात कर लें तो पार्टी ने नाम परिवर्तन किया है। और मालवा निमाड़ में अगर बात करें, जो सिंधिया समर्थक के फैक्टर की अगर बात की जा रही थी, तो उनमें कुछ टिकट जरूर पार्टी ने दिए हैं, लेकिन कुछ का बदलाव भी हुआ है। ऐसे में जो संतुलन की बात की है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो पिछली लिस्ट जारी हुई थी, उसमें भी कई नामों में जब चेंजेस देखने को मिले थे, तो सड़कों पर अगर हम बात करें तो कई सारे जो नेता हैं वो भी सड़कों पर उतरे
उतरे थे और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जारी करते केंद्रीय और जो प्रदेश संगठन है उन तक अपनी बातें पहुंचाई थी। और इस बार ये माना जा रहा था कि संभवतः उन सीटों पर भी बदलाव आ सकता है और उन नामों में बदलाव आ सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आया। और इस लिस्ट में अगर हम बात कर लें तो जिस तरीके से रतलाम में ग्रामीण की बात करें तो मथुरालाल डावर का नाम है, जावरा से राजेंद्र पांडे, आलोट से चिंतामन मालवी का नाम है, गरोट से मनासा से अरविंद अनिरुद्ध और मारू और नीमच से दिलीप सिंह परिहार, ये ऐसे कुछ नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि धार से नीना विक्रम वर्मा, इनका नाम जो है वो पार्टी ने बीजेपी ने अपने लिस्ट में सामने निकाला है। जो कि अगर ये बात करें तो जो सिंधिया समर्थक रहे हैं उनको तो टिकट्स मिले हैं, लेकिन अगर बात करें तो इस बार मालवा निमाड़ में जो अधिकतर फोकस फैक्टर जो किया गया है वो विनिंग कैंडिडेट या कम मार्जिन अंतर से हारे हुए जो विधायक हैं उन पर जरूर फोकस किया है। जिस तरीके से हम इंदौर के आसपास की सीटों की बात कर रहे थे या फिर अगर बात कर लें महू की हमने बात की थी और इंदौर की हमने बात की थी कि इंदौर 5 से की अगर बात कर लें तो महेंद्र हाड़िया का नाम लगभग कटना माना जा रहा था, लेकिन जब इन सब बातों पे चर्चा हुई है क्योंकि 5 नंबर विधानसभा इंदौर क्षेत्र की अगर बात कर लें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम मतदाता जो हैं इस सीट पर सबसे ज़्यादा हैं और ऐसे में पिछली बार अगर महेंद्र हाड़िया को सबसे ज़्यादा वोट जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र से मिले थे और यही फैक्टर सामने आया कि इस फैक्टर के चलते महेंद्र हाड़िया को फिर से पार्टी ने मैदान में उतारा है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो जो SC ST सीटें हैं उज्जैन उत्तर से अनिल कालू खेड़ा जो हैं उनको ये टिकट दिया है और ये पारस जैन को यहाँ से काटा जो कि मौजूदा यहाँ से विधायक है महिदपुर से बहादुर सिंह चौहान। और हम आपके पास वापस लौट कर आते हैं। जितने आपने नाम बताएं, एक और बड़ा अंचल महाकौशल, यहां से भी कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जबलपुर उत्तर से, सिहोरा से, मंडला से, बालाघाट से, सभी जगहों से टिकट पार्टी ने कंफर्म कर दी। यहां तक कि बैतूल में जहां कांग्रेस ने होल्ड रखा वहां भी नाम दे दिए। क्या प्रमुखता देख रहे हैं आप इस सूची में? हाँ देखिए पुनीत, अगर हम बात करें महाकौशल अंचल की तो बीजेपी जो है लगातार जो नए चेहरे हैं उनको इस बार 5वीं सूची में उतारने का काम किया। अगर जबलपुर मध्य की बात करें, उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे जो पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, BD शर्मा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इस उत्तर मध्य विधानसभा से लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दावेदार टिकट की मांग करते आ रहे थे, लेकिन पार्टी ने जो है इस बार नए चेहरे को मौका दिया है। पूर्व मंत्री शरद जैन भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उनका उन्हें टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से अगर SC के लिए रिजर्व की सीट की बात करें, सिहोरा से 3 बार की वर्तमान विधायक नंदिनी मरावी का टिकट काटने का काम बीजेपी ने किया और यहाँ से कांग्रेस की एकता ठाकुर के मुकाबले जो जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष बरकड़े युवा चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी अंचल में उनकी खासी पैठ मानी जाती है और इस लिहाज से संतोष बरकड़े को इस बार टिकट देकर मैदान में उतारा है। बालाघाट की बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं गौरी शंकर बिसेन, इस बार उनकी बेटी मौसम बिसेन को पार्टी ने टिकट दिया है, उन्हें उतारा है। तो ये महाकौशल अंचल में की जो 38 सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है इस 38 सीटों को फूंक कर प्रत्याशी को उतार रही है ताकि प्रत्याशी जब घोषित हो तो यहाँ पर बागी तेवर देखने को ना मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा 2018 के चुनाव में बीजेपी को झटका अगर लगा था तो वह महाकौशल से ही लगा था, क्योंकि महाकौशल की 38 में से लगभग 26 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ऐसे में अब बीजेपी जो है अपनी नई रणनीति के साथ, नए चेहरों के साथ महाकौशल में उतर रही है, क्योंकि जो पुराने चेहरे थे या जो बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जा रहे थे उनका कहीं ना कहीं पार्टी के ही लोग विरोध कर रहे थे और ऐसे में पार्टी ने बगावती सुर को थामने के लिए नए चेहरों को मौका दिया है। इस बार जो नए चेहरे हैं उनका मुकाबला कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं से है, साथ ही जो राजनीति के पुराने धुरंधर हैं जिनको राजनीति का खासा अनुभव है कांग्रेस के, उन नेताओं के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मध्य क्षेत्र के बारे में एक बार फिर विवेक पटैया का हम रुख करेंगे। विवेक, जिस तरीके से मध्य क्षेत्र में होशंगाबाद, पिपरिया, भोजपुर, टिमरनी, बैतूल, यहाँ तक कि चौरई, इन सारी सीटों पर बासोदा, कुरवाई, शमशाबाद, इनमें आप क्या समीकरण देखते हैं? क्योंकि यहाँ भी किन नेताओं की चली है, किन का दखल और असर दिखा है, ये चर्चा में रहा है। कौन टिकट दिलवा पाया किसको? देखिए पुनीत, सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी के जो टिकट ये आए हैं और इन टिकट के पीछे नेता जो है वो कभी ये स्वीकार नहीं करते कि मैंने अपने व्यक्ति को टिकट दिया है। लेकिन यदि हम विदिशा जिले की करें तो और सीहोर की बात करें तो निश्चित तौर पर वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का
दखल है। बैतूल की बात करें या फिर हम बात करें होशंगाबाद की, टिमरनी, सिंहरदा, सिवनी, मालवा की बात करें तो यहाँ सीधे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दखल इन जिलों में है। और यही कारण है कि विदिशा एक ऐसी सीट है जिसको होल्ड कर दिया गया है। गुना और विदिशा 2 सीटें होल्ड है, जिसमें से विदिशा एक सीट है। लेकिन शमशाबाद से सूर्य प्रकाश मीणा को टिकट दिया गया है, जबकि 2018 में सूर्य प्रकाश मीणा चुनाव मैदान में नहीं थे, जबकि वो मंत्री थे उस समय शिवराज कैबिनेट में 2018 में। लेकिन वहाँ पर जो है सूर्य प्रकाश मीणा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उनको टिकट नहीं मिला था। वहाँ से राष्ट्रीय जैन को टिकट मिला था, लेकिन एक बार फिर सूर्य प्रकाश मीणा को इस बार टिकट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि सूर्य प्रकाश मीणा के ऊपर पार्टी ने फिर से विश्वास जताया है। डॉक्टर सीतासरण शर्मा के लिए एक बड़ी रोचक जंग इस बार हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने डॉक्टर सीतासरण शर्मा के ही भाई गिरिजाशंकर शर्मा को टिकट दे दिया, मैदान में उतार दिया। और अब डॉक्टर सीतासरण शर्मा मतलब नर्मदापुरम से दोनों भाई जो है आमने सामने होंगे, दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे, दोनों सगे भाई चुनाव लड़ेंगे। और जबकि गिरिजाशंकर शर्मा के बारे में कहा जाता था कि वो कांग्रेस जब ज्वाइन कर रहे थे उसके पहले उन्होंने कहा था कि वो अपने भाई के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनका नाम कांग्रेस की सूची में आया और उसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलकर डॉक्टर सीतासरण शर्मा को चुनाव मैदान में उतार दिया। तो भी एक चौंकाने वाला कह सकते हैं डिसीजन बीजेपी का है। दूसरी तरफ भोजपुर सीट को लेकर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि भोजपुर में जिस तरह सुंदरलाल पटवा के बेटे सुरेंद्र पटवा का नाम पिछले दिनों बैंक में और तमाम चीज़ों में आया, विवादों में आया, उन तमाम विवादों के बाद कहा जा रहा था कि वहाँ पार्टी चेहरा बदलेगी। लेकिन भोजपुर में एक बार फिर जो है सुरेंद्र पटवा को टिकट देकर बीजेपी ने उन पर ही विश्वास जताया। उनके सामने राजकुमार पटेल, कांग्रेस के कद्दावर नेता जो राजकुमार पटेल पहली बार जो भोजपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम की यदि हम बात करें पुनीत, तो यहाँ पर काफ़ी जो है जद्दोजहद हो रही थी प्रत्याशी चयन को लेकर। और उमाशंकर गुप्ता वहाँ के पिछले लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे थे, कई बार चुनाव जीते भी है, लेकिन पिछला चुनाव वो हारे थे लंबे अंतर से पीसी शर्मा से। और अब एक बार फिर जो है बीजेपी ने वहाँ पर चेहरा बदला है और भगवान दास सबनानी, जिनको कहा जा रहा था कि भोपाल की हुजूर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हुजूर से रामेश्वर शर्मा चुनाव मैदान में आ गए। तो ऐसे में भगवान दास सबनानी को भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट पर भेजा गया है। तो अब देखना होगा कि पीसी शर्मा के मुकाबले वो कितने उपयुक्त उम्मीदवार होंगे बीजेपी के लिए, ये वक्त बताएगा। और एक चौंकाने वाली बात हम आपको बता दें कि विदिशा सीट को जो होल्ड किया गया उस पर प्रत्याशी जो है बीजेपी को जिताऊ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए विदिशा सीट को फिलहाल होल्ड किया गया। बैतूल की यदि हम बात करें तो हेमंत खंडेलवाल पिछला चुनाव जो है 30,000 से अधिक वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार फिर उनको पार्टी ने टिकट दिया है। मतलब बैतूल में भी पार्टी को ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था जो हेमंत खंडेलवाल की जगह ले सके, और यही कारण है कि हेमंत खंडेलवाल को फिर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पिपरिया में ठाकुरदास नागवंशी को फिर से टिकट दिया गया है। यदि हम टिमरनी की बात करें तो संजय शाह जो कुंवर विजय शाह के भाई हैं उनको टिकट दिया गया है। प्रेम शंकर वर्मा को सिवनी मालवा से टिकट दिया गया है। मतलब एक बहुत बड़े बदलाव की जो बात कही जा रही थी वो बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और हम यदि बात करें और अन्य सीटों की, चौरई की बात करें, चौरई में जो है 2 नाम सामने आ रहे थे। एक जो पूर्व विधायक है वहाँ पर उनका भी नाम था, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम वहाँ पर जो सामने आ रहा था वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ चुके कई बार चौधरी चंद्रभान सिंह पूर्व मंत्री, उनका नाम आ रहा था। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रहलाद पटेल की चली है और प्रहलाद पटेल अपने समर्थक लखन वर्मा को टिकट दिलाने में कामयाब हुए। लखन वर्मा को यहाँ से टिकट दिया गया है, वो लोधी समाज से, और कहा जा रहा है कि चौरई विधानसभा में 40,000 से अधिक लोधी वोटर है। ऐसे में चौरई विधानसभा में प्रहलाद पटेल ने जो है अपनी समर्थक को टिकट दिलाने पे वहाँ पर कामयाब हुए। तो मध्य क्षेत्र में एक कह सकते हैं बीजेपी ने जो नाम दिए हैं उसमें अधिकतर नाम रिपीट हुए हैं, या तो जो पिछले चुनाव हार गए थे उनको टिकट दिया है, या फिर जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणनीति भी है कि यदि कोई जिताऊ प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो 2018 में जो प्रत्याशी रहे हो उनको ही चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। तो ये बीजेपी की यहाँ एक रणनीति कामयाब होती है या नहीं होती है तो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन बीजेपी ने जिस हिसाब से यहाँ पर टिकट वितरण किया है ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का कोई एक गणित होगा सोचा समझा, और यही कारण है कि पुनीत फिर से उन पुराने चेहरों को एक लंबे मंथन, बल्कि 3-3 4-4 बार केंद्रीय चुनाव समिति से लेकर जितनी भी वहां कमेटियां हैं उन सब ने मंथन किया, और अब की बार माना जा रहा था कि मंत्रियों के टिकट काटने पड़े, क्योंकि लंबे समय के बाद एंटी इनकम्बेंसी या सरकार के प्रति, चेहरों के प्रति गुस्सा कांग्रेस बहुत बता रही थी। अब तस्वीर बहुत हद तक साफ है। 8-8 मंत्रियों के ऊपर तलवार लटक रही थी, लेकिन इसमें 3 मंत्री ओपीएस भदौरिया, यशोधरा राजे जो खुद मना कर चुकी हैं, गौरीशंकर बिसेन, इनके नाम इस लिस्ट में नहीं है, इनके नाम कटे हैं। लेकिन मौसम बिसेन
गौरीशंकर बिसेन की जो बेटी हैं उनको उनकी जगह उतार दिया। ऐसा लगता है कि नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती पार्टी। निश्चित तौर पर जो बीजेपी ने कांग्रेस की दूसरी सूची आई और उसके बाद जिस तरफ विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी एक बड़ा कारण रहा है। और दूसरी तरफ जो पिछले 2018 के चुनाव परिणामों में यदि नज़र डालें तो बीजेपी का एक आकलन रहा है कि जितनी बीजेपी ने टिकट काटी थी उतना नुकसान बीजेपी को हो गया था। टिकट काटने के बाद कई जो नए चेहरे थे वो चुनाव हार गए थे, तो वहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा जोखिम उठाना पड़ा था 2018 में। और यही कारण है कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा टिकट काटने में इस बार जो है हिम्मत नहीं जुटाई है। बीजेपी को लगता है कि जो स्थापित चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं नए चेहरे की तुलना में काफ़ी हद तक जो है चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा टिकट काटने में दिलचस्पी इस बार नहीं ली है। एक और चौंकाने वाली बात है, पुनीत, पारस जैन जो बड़े कद्दावर नेता है और उनके बारे में कहा जाता है कि उज्जैन के वो चुनाव जीतने में माहिर है, लेकिन इस बार उनकी जगह पे, पारस जैन की जगह पे एक नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया। उज्जैन उत्तर से पारस जैन का टिकट काट दिया गया है और महेंद्र सिंह जो कालू हेड़ा है वहाँ पर, वो भी जो जैन कम्युनिटी के हैं उनको टिकट दिया गया है। मतलब जैन कम्युनिटी के ही व्यक्ति को टिकट दिया गया है, लेकिन टिकट कट गया है पारस जैन का। लंबे समय से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि स्वास्थ्य कारणों से उनका टिकट कट सकता है, लेकिन इस बार हिम्मत दिखाई गई है, उसको उनका टिकट काट दिया गया है। और आलोट से जो नया एक बड़ा निर्णय ऐसा पार्टी ने लिया है बीजेपी ने कि आलोट से जो टिकट दिया गया है चिंतामण मालवीय को, वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि आलोट और उज्जैन में काफ़ी अंतर है। चिंतामण मालवीय जो है तो वो तराना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको तराना से टिकट न देकर जो है आलोट से टिकट दे दिया गया। तो ये भी एक चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी ने लिया है। जो भी नाम इस सूची में 92 नाम जो घोषित किए गए हैं, इनमें हम यदि देखें तो अधिकतर जो है वो पुराने चेहरे हैं, अधिकतर पूर्व या तो चुनाव लड़े हुए चेहरे हैं या फिर जो वर्तमान विधायक है उनको टिकट दिया गया है। और सिर्फ उन्हीं जैसी संभावना जताई जा रही थी कि राम खेलावन पटेल, उनको जो है ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। और एक और चौंकाने वाली बात है, 2 दिन पहले जो रीवा के एक बड़े प्रतिष्ठित कांग्रेस के नेता कहे जाते थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी, उनके जो पोते हैं वो 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, सिद्धार्थ तिवारी, उनको टिकट बीजेपी ने दे दिया। एक बड़ा चौंकाने वाला ये तथ्य है कि वो कांग्रेस के से टिकट की आस में लगाए बैठे हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया और उन्होंने 2 दिन पहले भाजपा की सदस्यता ली और आज उनका नाम इस सूची में है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को, वहाँ के स्थानीय नेताओं को, उनकी बातों को दरकिनार करके कांग्रेस से 2 दिन पहले शामिल हुए एक नेता को टिकट दे दिया, जो एक कद्दावर नेता भी है और जो परिवार है उनका वो राजनीतिक विरासत वाला परिवार है। और श्रीनिवास तिवारी का एक बहुत बड़ा नाम विंध्य क्षेत्र में है, उनके पोते को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया त्योंतर से। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि राकेश गिरी का भी विरोध हो रहा था, उनको भी टिकट दिया। लेकिन सबके संकेत पहले से मिलना, सिद्धार्थ के बारे में भी संकेत पहले से मिलना शुरू हो गए थे। इसी तरीके से मौसम बिसेन को उतारा जाएगा, इसके भी संकेत मिले थे। पहले हमको लग रहा था 8 नाम, लेकिन इसमें 12 महिलाओं के नाम इस लिस्ट में दिखाई पड़ रहे हैं। इन 12 महिला कैंडिडेट्स को दिया है, तो महिला आरक्षण के साथ साथ ये 24 में भी जरूर पार्टी को सपोर्ट करेगा कि कौन कितनी अधिक महिलाओं को टिकट देता। मैं उन 2 सीटों के बारे में जानना चाहूंगा, गुना, विदिशा, इनको होल्ड करने के पीछे के क्या समीकरण? कांग्रेस की केवल एक बैतूल सीट अटकी है, उसका रीजन सामने दिखाई पड़ रहा है, फैसला आ जाए तो उस पर सीट डिक्लेयर कर दें, लेकिन यहां गुना, विदिशा पर क्या समीकरण है? देखिए, निश्चित तौर पर ये सवाल सबके मन में है पुनीत, की आखिर ये 2 सीटें क्यों होल्ड की गई है। और कांग्रेस की सीट जो होल्ड है आमला विधानसभा सीट, उसके लिए पर्याप्त कारण भी है सबके सामने कि वहाँ पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो निशा बांगरे को टिकट देना चाहती है और उनका मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उनका टिकट अभी होल्ड है। लेकिन विदिशा सीट और गुना सीट पर क्यों प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए, बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि विदिशा वो जगह है जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर्मस्थली कहा जाता है उनको, और वो 5 बार सांसद उसी सीट से रहे हैं। या अकेले विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान सांसद नहीं रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी विदिशा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ से जीत चुके हैं। और इसके अलावा जो दिवंगत नेता है सुषमा स्वराज, वो भी वहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी। तो ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है लोकसभा जो विदिशा, और ऐसे में लोकसभा विदिशा की जो विदिशा सीट है वहाँ पर बीजेपी को जिताऊ प्रत्याशी नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं कई सारे
सवाल खड़े करता है। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वहाँ जो बड़े नेताओं की कर्मस्थली विदिशा रही है, वहाँ क्या बीजेपी के पास शशांक भार्गव जो एक मजबूत उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनके लिए कोई, उनको मुकाबला करने के लिए क्या बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शशांक भार्गव को टक्कर दे सके। और यही कारण है कि एक जिताऊ प्रत्याशी की खोज विदिशा में हो रही है और वो अभी तक बीजेपी की पूरी नहीं हो पाई है और इसलिए विदिशा को होल्ड कर दिया गया है। गुना की यदि बात करें हम, तो गुना में कहीं ना कहीं एक बड़ा चौंकाने वाला तथ्य है कि वहाँ पर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप वहाँ पर है। और गुना से जो अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाने के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा कारण है। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट आरक्षित है और इसलिए कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहाँ पर जो अपना प्रत्याशी जो है वो उनके नाम से सहमति से प्रत्याशी वहाँ पर तय होगा। तो ये दोनों सीटें होल्ड करने के पीछे ये दो बड़े कारण हैं। बीजेपी को विदिशा में जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है जो शशांक भार्गव को एक जो है कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन कई नाम है, मुकेश टंडन का नाम है, उस पर विचार किया गया, लेकिन सामने आया कि मुकेश टंडन जो है पिछला चुनाव हारे थे लंबे अंतर से। इस बार फिर वो विदिशा से चुनाव में जो है शशांक भार्गव को ज़्यादा बड़ी टक्कर नहीं दे सकते। तो अभी फिलहाल भी नाम वहाँ पर आया, लेकिन उस पर भी पार्टी अभी फिलहाल जो स्थिति है, कांग्रेस को केवल एक सीट है आमला की, उस पर अपना कैंडिडेट देना और गुना विदिशा सीट भारतीय जनता पार्टी की, जैसा विवेक हमको विस्तार से बता रहे हैं कि वहां मामला अटका पड़ा है। लेकिन जिस ग्वालियर चंबल संभाग जिसके बारे में सरकार बदलने से लेकर अब तक वहां सिंधिया का दखल, क्या वे स्वयं अब की बार उतरेंगे, क्या स्वयं उनको टिकट देकर पार्टी उतारेगी, बीच में उनके चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर जब एक खबर चली थी तब भी खंडन हुआ कि नहीं ऐसी कोई मंशा नहीं है, अगर कहा जाएगा पार्टी के द्वारा तो मैं वहां से टिकट, जहां से टिकट मिलेगा वहां से लड़ने तैयार हूं। नासिर के पास में एक बार फिर चलूंगा। नासिर, यहां किसकी चलती दिखाई पड़ी है, क्योंकि यहां भी कई खेमे हैं, कई क्षत्रप हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पुराने बीजेपी के खांटी नेता हैं जो सिंधिया के आने के बाद, उनके समर्थकों के आने बाद कई दफा नाराज माने गए, कई दफा संघर्ष की स्थिति देखी गई। तो किसकी चली है टिकट वितरण में? नासिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मेरी आवाज संभवतः उन तक नहीं पहुंच रही। रवि के पास में हम आपको लिए चलेंगे। रवि, इंदौर के बारे में या मालवा निमाड़ के बारे में अब की बार प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करने की हिम्मत रखती है, यह बीजेपी नेताओं ने कहा, लेकिन इस सूची में वैसे बहुत बड़े प्रयोग दिखे नहीं है। रवि, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि नए प्रयोग करने या नए चेहरों को मौका देने की हिम्मत केवल बीजेपी ही कर सकती है। क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए ये उस तरीके की बात है कि पंधाना से अगर हम बात करें तो पंधाना से राम दंगोरे और खंडवा से देवेंद्र वर्मा जो कि मौजूदा विधायक थे, इन दोनों के टिकट कटे हैं। और इन दोनों ही जगहों पर अगर हम बात कर लें तो पार्टी ने दोनों ही महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया है। जहां से अगर हम बात कर लें तो पंधाना से जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी छाया वर्मा, वो उन्हें टिकट मिला है। तो साथ ही अगर हम बात कर लें तो देवेंद्र वर्मा की जगह पे कंचन जो है उनको टिकट दिया है। और ये दोनों ही महिला नेत्री हैं। जैसे कि महिला नेत्रियों को टिकट देने की बात कर ली थी, तो वो फैक्टर भी पूरा किया है। और साथ ही नई चेहरों को मौका देने की अगर बात करें तो वही नया चेहरा देने की बात भी की है। और इसी तरीके से अगर हम पूरे मालवा निमाड़ की अगर बात कर लें तो फिर जिस तरीके से अंतर सिंह आर्य को फिर से टिकट मिला है, महेंद्र हाड़िया को फिर से टिकट मिला है। तो ये जो पुराने चेहरे हैं, पुराने चेहरों के साथ साथ कुछ नए चेहरों को सामने लाकर एक नया समीकरण बनाने का जो प्रयास किया है, वो फिलहाल इस लिस्ट में देखता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हम बात करें तो जो बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, उसमें सबसे खास बात यह है कि जो उज्जैन उत्तर है उसमें से पारस जैन जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनका टिकट काटकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनिल कालू हेड़ा को टिकट यहाँ पर दिया है। तो ये कुछ एक परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। और इस तरीके से पूरे मालवा निमाड़ की अगर फिलहाल अगर हम बात कर लें तो नाम जरूर ऊपर नीचे हुए हैं। वो मंदाता की अगर हम बात कर लें तो नारायण पटेल जो कि 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो फिर वो बीजेपी में आ गए थे। और ऐसे में फिर से उनको मंदाता से टिकट नारायण पटेल को मिला है। और उनके सामने उत्तम पाल सिंह जो कि 2018 में भी जब उपचुनाव वहां पर हुए थे तो उनके सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था। और ऐसे में
ये जो नाम है, जो फिर से नए चेहरों की बात कर लें तो नए चेहरों को तो मौका दिया ही दिया है, लेकिन पार्टी ने इस बात का भी खास ध्यान रखा है जो कि उस क्षेत्र के बड़े और होल्ड करने वाले नेता हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आदिवासी सीटों की अगर हम बात कर लें, चाहे वो इन क्षेत्र के बड़े नामों की बात कर लें, उन पर भी पार्टी ने सीधे सीधे तरीके से भरोसा जताया है। और जो कम मार्जिन से भी अगर सीट पर हारे हैं तो उन पर भी पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन नामों की पुनरावृत्ति हुई है। उन नामों पर एक बार फिर से रवि अपने दर्शकों को हम इस सूची के बारे में थोड़ी कुछ जानकारियां दे दें, अपडेट दे दें, जैसा रवि हमको बता रहे हैं, जैसा हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ में अपडेट के लिए जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब केवल 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आज उनकी 5वीं लिस्ट अब से कुछ देर पहले जारी की गई है। 92 प्रत्याशियों वाली ये 5वीं सूची है। 3 मंत्री इसमें उनके नाम काटे गए हैं। 1 मंत्री की बेटी को टिकट दिया है, जबकि 29 विधायकों के टिकट इस सूची में काट दिए गए हैं। गुना और विदिशा सीट फिलहाल होल्ड पर है। विदिशा एक हाई प्रोफाइल सीट रही है, लेकिन फिर भी इस पर पार्टी अब तक अपना कैंडिडेट तय या घोषित नहीं कर पाई है। कुछ नामों को लेकर चर्चाएं। गुना में दखल और असर किसका चलेगा, इसको लेकर संभवतः बहस है और अभी भी इस पर संशय की स्थिति है। अभी तक टिकट यहां नहीं आया। इसके अलावा जयंत मलैया को दमोह से उतारा गया, एक बड़े नाम है। पिछली बार और अब की बार की स्थितियों में एक बड़ा अंतर देखते हुए बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से उतार दिया। पिछली बार 18 में उनका टिकट काटा गया था। इंदर सिंह परमार को शुजालपुर से मौका मिला है और सीताशन शर्मा को उन्हीं के भाई के सामने होशंगाबाद नर्मदापुरम से खड़ा कर दिया। ये बड़ी बातें हैं जो आप इस सीट के ऊपर या इन सीटों के ऊपर देख पा रहे हैं। यहां कुल मिलाकर के इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फाइट को टाइट ही रखना चाहती है, यह देखने में आ रहा है। हमारे साथ में नासिर इस वक्त जुड़ गए हैं। नासिर, जैसे हम अलग अलग अंचलों में किन नेताओं की चली है इसको लेकर चर्चा कर रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर गुट है, एक महाराज गुट है और एक नाराज गुट भी वहां तथाकथित चलता रहा, जिसके बारे में चर्चा चली है। ये तीनों का बैलेंस आप देख रहे हैं लिस्ट में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, बैलेंस दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक जो है उनको बहुत ज़्यादा झटका लगा है। जैसे कि मुन्ना लाल गोयल थे, जिनको सरकार गिराने का काम उन्होंने किया था 2020 में। चुनाव में गए थे, लेकिन हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन माना जा रहा था कि इनको टिकट देगी और इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी शायद उस विधानसभा में नहीं हो सकता। लेकिन उनके नाम को लेकर कहीं ना कहीं बार बार पैच फंस रहा था और इसके बाद संगठन और सिंधिया जी की तरफ से फिर आगे जो नाम है माया सिंह का बढ़ाया गया तो उनको नाम दिया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता संगठन और सिंधिया समर्थक और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में ये जो पूरी सूची है अभी तक की देखे जाए, ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें, उसमें से एक नाम अभी भी होल्ड पर है, गुना सीट है, उसको अभी भी होल्ड पर रखा गया। उसकी वजह यही है कि नरेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक को टिकट दिलाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर संगठन अपने प्रत्याशी को दिलाना चाहता है। उसके बीच में कहीं ना कहीं अभी भी पैच फंसा हुआ है और माना यही जा रहा है, या तो देर रात तक नाम आ सकता है या फिर अल सुबह कल नाम आ सकता है। लेकिन अभी भी हम इस सूची को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया समर्थक है, सिंधिया समर्थक लगभग पहले 3 टिकट काटे गए थे और उसके बाद ये 2 और नए नाम, जैसे कि ओपीएस भदौरिया जो सरकार में मंत्री थे, चुनाव जीत कर आए थे, उपचुनाव जीता था, लेकिन सरकार उनका जो माहौल था, उनके जो विधानसभा क्षेत्र का जो माहौल था कहीं ना कहीं उनके विपरीत था। और सर्वे में भी वो बीजेपी का जो सर्वे था, इंटरनल सर्वे, उसके अंदर फेल्यूर पाए गए थे कि जिनको अगर टिकट मिलता है तो शायद जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद राकेश शुक्ला को वहां से मैदान में उतारा गया, वो भी वहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं मेहगांव से, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाशिए पे चल रहे थे। लेकिन क्योंकि सिंधिया समर्थक आ गए थे, जैसे ओपीएस भदौरिया आ गए थे, हाशिए पे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से पार्टी ने उनको कमबैक किया, पार्टी में कमबैक किया, तो माना यही जा रहा है। और जो नाम राकेश शुक्ला का है, ओपीएस भदौरिया का नाम जो काट कर दिया गया है, तो कहा जा सकता है अगर कंपैरिजन किया जाए ओपीएस भदौरिया में और राकेश शुक्ला में तो कई बेहतर नाम है। तो इसी तरह से हम दूसरी अगर सीटों की बात करें जाए तो सूबेदार सिंह राजौदा जो सबलगढ़ से दिए गए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अभी जो सूची आई है बीजेपी की 5वीं सूची में जो पुराने चेहरे हैं उन पर दांव लगाया गया है, लेकिन सिंधिया समर्थकों को कहीं ना कहीं इस सूची में झटका लगा है। सिंधिया समर्थकों को झटका लगा है। इसके अलावा जैसा बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि गुना सीट के ऊपर भी नाम आ सकता है, विदिशा सीट होल्ड की गई, इस पर भी नाम आ सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की इस 5वीं सूची ने सबसे बड़ा झटका 29 विधायकों को दिया है जिनके टिकट इसमें कट गए हैं। 3 मंत्री हैं जिनके टिकट कट गए, हालांकि 1 मंत्री हैं जिनके घर से सदस्य को टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया है। बड़ी बात है कि 1 दर्जन महिलाओं को भी टिकट दिया। एक तरफ हम आपको टिकटों के बारे में सारा अपडेट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तस्वीर जो आप बीच में
देख रहे हैं, ये ग्वालियर से तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। सिंधिया स्कूल की वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने पहुंचे और एक प्रदर्शनी जो है इसका अवलोकन कर रहे हैं। साथ में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त आप एक तस्वीर देख रहे हैं 125वीं वर्षगांठ सिंधिया स्कूल की, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ग्वालियर पहुंचे और अवलोकन भी करते जा रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। और इसके बीच में हम लगातार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की 5वीं सूची, जिसमें 92 नाम है, इसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि अब तक इसमें क्या बड़ी बातें। 3 मंत्री हैं, ओपीएस भदौरिया जिनका टिकट कटा, यशोधरा राजे सिंधिया स्वयं पहले से मना कर रही थी, उनको भी इसमें अवसर नहीं मिला है। और गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट देकर उतारा गया है। 1 दर्जन महिला कैंडिडेट हैं जिनको इस सूची में स्थान मिला है। गुना और विदिशा सीट फिलहाल इस पर अभी कैंडिडेट तय नहीं हो पाए हैं। बड़वा से कांग्रेस से जो वर्तमान विधायक हैं सचिन बिरला, उनको टिकट दे दिया। हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। ये बड़ी बातें हैं। 6 मंत्रियों के टिकट इसमें कटे हैं, 3 मंत्रियों की टिकट 6 को दिए और 3 के टिकट जो है इसमें काटे गए। होशंगाबाद का जो मुकाबला ये भी बड़ा दिलचस्प है। विवेक के पास आपको फिर लिए चलेंगे। विवेक, अब जब पूरे मुकाबले की तस्वीर साफ है, अब की बार सर्वे को बड़ी अहमियत देने की बातें दोनों पक्ष करते रहे, सर्वे का असर दिख रहा है या वही खेमों का दल बल का असर दिख रहा है? देखिए, कुछ जो नाम कटे हैं उसमें कहीं न कहीं पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1-to-1 विधायकों से चर्चा की थी और उनके सामने उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जब रखी थी, तो जो टिकट विधायकों के कटे हैं उसमें निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की जो सर्वे रिपोर्ट रखी थी उस आधार पर कह सकते हैं कि कुछ विधायकों के टिकट कटे हैं। सीताराम आदिवासी के जो है उनका टिकट काटा गया है विजयपुर से, और नया चेहरा वहाँ पर बाबूलाल मेवाड़ा को दिया गया है। मतलब ये मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जो थी, मुख्यमंत्री के सामने जो सर्वे रिपोर्ट रखी गई थी मुख्यमंत्री ने विधायकों के सामने, उस आधार पर कह सकते हैं कि विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर भी टिकट काटे गए। लेकिन कई जगह पर बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पाई टिकट काटने की। जैसे राकेश गिरी को लेकर कहा जा रहा था कि उनको लेकर उनके क्षेत्र में विरोध है और उनका वहाँ के स्थानीय बीजेपी के बड़े नेताओं से भी पटरी नहीं बैठ रही। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री जो है उनसे भी उनकी वीरेंद्र कुमार खट्टिक, उनसे भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही। लेकिन फिर से उनको टिकट दिया गया है। ये भी कहा जा रहा था कि राकेश गिरी को टिकट न देकर उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट दिया गया है। और एक सबसे बड़ी बात है कि राजेश प्रजापति जो बीजेपी सरकार के में कई बार जो है अपने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर चुके थे, कलेक्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, उनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह नया उम्मीदवार बीजेपी लेके आई है। मतलब जो विधायकों के टिकट कटे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कटे हैं और उन्होंने जब सरकार के खिलाफ, पार्टी संगठन के खिलाफ मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की है, इसलिए भी उनको टिकट कटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये बता रहा है कि बीजेपी ने जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी आधार बनाई है और पार्टी संगठन के खिलाफ जो लोग गए हैं उस पर भी जो है बीजेपी ने इस लिस्ट में वो छाया भी दिखाई देती है। एक सबसे बड़ी बात है, पंधाना से बड़े एक्टिव कहे जाते थे, पंधाना से जो एमएलए थे राम दागोरे, उनका टिकट काट दिया गया। मतलब कहा जा रहा था कि राम दागोरे बड़े एक्टिव है, उनको संगठन ने कई पदों पर रखा था, बीजेपी का प्रवक्ता भी बनाया था, वो युवा मोर्चे के महामंत्री भी थे, कई पदों पर थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। नया चेहरा वहां पर बीजेपी ने उतारा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी का है। एक और चौंकाने वाला निर्णय है नेपा नगर से जो मौजूदा विधायक थी उनका टिकट काट दिया गया और मंजू दादू जो पूर्व विधायक की बेटी थी और उपचुनाव के बाद वो चुनाव जीतकर नेपा नगर से विधायक भी बनी थी, लेकिन बीच में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद जब वहाँ पर कांग्रेस की ही एक जो विधायक जो है वो इस्तीफा देकर फिर से नेपा नगर से चुनाव जीतकर आई थी, तो उनका अब टिकट काटकर फिर से वापस मंजू दादू को दिया गया है। तो ये भी एक चौंकाने वाला निर्णय है। मतलब बीजेपी ने यहाँ पर ये नहीं देखा है कि कौन किसका समर्थक है। हाँ, सिंधिया समर्थकों के, कई सिंधिया समर्थकों के टिकट काटे गए, लेकिन कुछ को टिकट दिया भी गया है। एक मंत्री का भी टिकट काटा गया मेहगांव से, वो भी सिंधिया समर्थक थे, लेकिन उनका भी टिकट काट दिया गया, उनकी जगह नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का जो निर्णय है ये भी है कि एक दबाव की राजनीति भी है, दूसरी
दूसरी तरफ सर्वे भी आधार बनाया गया है, तीसरा पार्टी संगठन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों के भी टिकट कटे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं बीजेपी का एक निर्णय है, चाहे वो टिकट काटने को लेकर हो या फिर नए प्रत्याशी के चयन को लेकर। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी तरीके से सूची के बारे में कुछ बड़ी बातें जो हम अपने दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 5 लिस्ट आ चुकी हैं। 5वीं लिस्ट के साथ ही अब केवल 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी 228 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। केवल गुना विदिशा 2 सीट्स बची हैं जिन पर टिकट अभी ऐलान होने हैं। इसके अलावा आज की जो लिस्ट है इसमें 67 विधायकों पर तलवार लटक रही थी, 37 को अवसर मिल चुका है। 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं, 29 विधायकों के टिकट कटे हैं। इंदौर 3 सीट से विजयवर्गीय के बेटे आकाश का टिकट जैसा कयास था कट चुका है। भारतीय जनता पार्टी के 228 कैंडिडेट में हर एक इलाके में हम मंथन कर रहे हैं और तमाम हाई प्रोफाइल सीटों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर पार्टी का भी रहा, क्योंकि वहां सिंधिया समर्थक, सिंधिया खेमे की अब की बार बीजेपी की साइड मौजूदगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। सीधे चलते हैं ग्वालियर नासिर गौरी के पास में। नासिर, एक बड़ा समर्थक वर्ग है सिंधिया का जो ये मानता है कि उन्हें अगर पार्टी चेंज करा कर लाया गया है तो टिकट मिलना चाहिए। जैसा आप बता रहे हो कि थोड़ा फायदा है, कुछ नुकसान है। सिंधिया के नाम की भी चर्चाएं थी, अटकलें थी। अब मुकाबले की तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि इस इलाके में हम फिर सबसे बड़ा डेंट देंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की हम 34 विधानसभा सीटों का एक सीट का एनालिसिस करके देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने पुराने चेहरों पर दांव तो लगाया, लेकिन शायद उतने मजबूत नहीं हैं जितने जिस हिसाब से वो कांग्रेस को पटकनी दिए जा सके। अगर हम एक सीट की बात करें, ग्वालियर विधानसभा की बात करें तो ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उनके सामने सुनील शर्मा को उतारा गया। तो हालांकि ये कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं एक कमजोर प्रत्याशी है। प्रद्युमन सिंह तोमर की छवि अच्छी है, लेकिन दूसरी ओर ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बात करें तो बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह पर दांव लगाया, लेकिन यहां से वर्तमान में सतीश सिकरवार कांग्रेस के विधायक है। लेकिन सतीश सिकरवार की पहुंच एक घर में है, वोटर्स में बहुत ज्यादा पकड़ है। तो इसके सामने अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री माया सिंह बहुत ज्यादा कमजोर अनफिट पाई जाती है उनके बगैर। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट की, तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी जो मुकाबला है पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और जो कांग्रेस के विधायक है प्रवीण पाठक के बीच में है। लेकिन प्रवीण पाठक ने जो बीते दिनों जो अपनी एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी, सरकार को लेकर निकाली थी कि बीजेपी की सरकार, तो कहीं ना कहीं एक घर तक उनकी पहुंच हो गई थी और इसका फायदा कहीं ना कहीं उनको इस चुनाव में मिलता नजर आएगा, क्योंकि इस सीट पर 15 से ज्यादा दावेदार बीजेपी के थे। और नारायण सिंह कुशवाहा को लेकर भी विरोध था कि इनको टिकट दावेदारों में था कि इनको टिकट ना दिया जाए। लेकिन अब ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध है वो धीरे धीरे अभी, क्योंकि सूची का ऐलान हुआ और आज ग्वालियर में पीएम सीएम सभी लोग हैं, तो जैसे ये लोग निकल जाएंगे उसके बाद हमें विरोध भी देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अभी महज कुछ मिनट हुए हैं या सूची को जारी हुए, लेकिन थोड़ा वक्त जैसे बीतेगा उसके बाद कहीं ना कहीं सूची को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को बीजेपी के ही अंदर मिल सकता है। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ग्वालियर भितरवार विधानसभा सीट है, वहां से मोहन सिंह राठौर को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। उनका मुकाबला लाखन सिंह से। लाखन सिंह 3 बार से कांग्रेस के विधायक और एक मजबूत कैंडिडेट है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि मोहन सिंह राठौर उनके सामने नहीं टिक सकेंगे। ऐसी कई सारी सीटों का अगर एनालिसिस किया जाए तो ऐसे प्रत्याशी बीजेपी ने मैदान में उतारे हैं जो शायद उतने सक्षम नहीं कहे जा सकते कि जितना लोहा ले सके। लेकिन हाँ, बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि बहुत ज्यादा नंबर गेन करे, क्योंकि 2018 की बात करें तो कांग्रेस ने 34 विधानसभा सीटों में से 26 सीटों पर जीत हासिल करी थी और बीजेपी के पास 7 सीटें और एक बीएसपी के पास आ गई थी। तो उपचुनाव के बाद 50-50 की स्थिति बन गई थी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाएगी, एक चौंकाने वाले चेहरों को सामने लेकर आएगी, लेकिन शायद इस लिस्ट में वो नाम नहीं दिखाई दिए, क्योंकि इसलिए कहा जा रहा था कि लंबे पहले जो 34 सूची तक 19 नामों को तय कर दिया गया था, 34 विधानसभा के 19 नामों को, लेकिन अब फिर से जो नामों को घोषणा की गई है तो उसमें अभी भी एक सीट को होल्ड किया गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी भी बीजेपी के लोग जो हैं वो नामों को लेकर बड़ा संचय है, फूक कर कदम उठा रहे हैं कि हाँ कि ये जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए क्या वो वाकई में उनसे मुकाबला कर पाएंगे। फिर उसके बाद सत्ता संगठन को देख रहे हैं, फिर नरेंद्र सिंह तोमर के गुट को देख रहे हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, फिर मूल बीजेपी का जो
कार्यकर्ता है उसको देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मूल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो अक्सर एलिगेशन यही लगाता है, उसके आरोप यही होते हैं कि सिंधिया समर्थक जब से बीजेपी में आए हैं तो उनका वर्चस्व कम हो गया है, उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं दखल पड़ा है, सत्ता संगठन में उनका वर्चस्व कम हुआ है और ऐसे में वो उनकी सीट लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे कई बड़े नाम हैं जो लगातार बीजेपी में खुलकर इस बात का विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन अब देखना यही है कि अब सीट जारी होने के बाद कहां से विरोध के स्वर भी है वो उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद हों ग्वालियर में, वहां फिलहाल अगर विरोध होगा तो अभी दिख नहीं रहा है। या आप देखें, उषा ठाकुर मंत्री, इनका टिकट कंफर्म हो गया महू से, अंबेडकर नगर से, और इसके बाद में उनके समर्थकों में थोड़ा उत्साह, जश्न का माहौल है, क्योंकि कई सारे मंत्रियों पर तलवार लटक रही थी और उसमें बार बार नाम उषा ठाकुर का भी आ रहा था। लेकिन अब उन्हें इंदौर में टिकट मिल चुका है, महू से, अंबेडकर नगर से उन्हें कैंडिडेट बनाया है। आज 1 दर्जन 92 जो नाम है उसमें से 1 दर्जन 12 कैंडिडेट महिलाएं हैं जिनको अवसर मिला है, जिनको टिकट दिया गया है। तो ये आप इंदौर से तस्वीर देख रहे हैं, महू से प्रत्याशी घोषित होने के बाद समर्थकों में जश्न है। रवि, हम आपके पास आ रहे हैं, जरा ये तस्वीरों के बारे में बताएं। उषा ठाकुर और पूरे खेमे में उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है, मुकाबला कैसा होगा, संभावनाएं क्या हैं? देखिए, अगर बात करें तो ये फिलहाल जो मुकाबला है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार उषा ठाकुर सक्रिय रही हैं। हालांकि जो चरण शुक्ला है जिसको टिकट दिया है वो खुद कांग्रेस वो खुद अपनी पार्टी बदलकर यहाँ पर शामिल हुए थे, कांग्रेस में, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। और ऐसे में जब इस फैक्टर यहाँ के फैक्टर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो जाएगा क्योंकि अंतर सिंह दरबार, जो कि इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने आज ही एक बड़ी रैली निकालकर ये साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ना ही प्रदेश का और ना ही केंद्रीय संगठन का वह किसी की बात मानने नहीं वाले हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। और ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर सिंह दरबार इस क्षेत्र में राजपूत समाज के वोटों पर एक ज़्यादा होल्ड रखते हैं, और ऐसे में उषा ठाकुर, चूँकि वो भी खुद भी एक राजपूत समाज से आती हैं, और ऐसे में उस समाज का जो एक फैक्टर वोट है उसका फ़ायदा उषा ठाकुर को मिल सकता है। और लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, और उस क्षेत्र में इस लगातार उनको फ़ायदा भी मिलता रहा है। तो ऐसे में अब उनके खेमे में ज़रूर खुशियों का माहौल है उनको टिकट मिलने के बाद में। हालांकि ये ज़रूर था कि उन्होंने सीट बदलने की बात की थी, और जब उनकी सीट बदलने के कयास लगाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जिस क्षेत्र में उन्होंने जनता की पिछले 5 साल में सेवा की है उसी क्षेत्र में पार्टी उन्हें फिर से मौका दे, और उनकी इच्छा पार्टी ने यहाँ पर पूरी की है, और उन्हें महू से मैदान में पार्टी ने फिर से उतार दिया है। और चूंकि अगर इस महू की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक मिला जुला समीकरण देखने को मिलता है। और पिछली बार की अगर बात कर लें तो पिछली बार भी उषा ठाकुर के लिए ना, क्योंकि महू में जाकर चुनाव लड़ना, इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय भी वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ चुके हैं, और बीजेपी इस क्षेत्र को लेकर हमेशा एक नया कैंडिडेट मैदान में उतारती है। इस बार ये कयास लगाया जा रहा था कि महू को लेकर बीजेपी फिर से कोई नया नाम देगी, लेकिन फिर से उषा ठाकुर को ये नई सीट मिली। इस सीट पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा रहा है, क्योंकि उषा ठाकुर की अगर प्रोफाइल की अगर हम बात कर लें तो हमेशा से पार्टी उन्हें नए नए सीटों पर जाकर चुनाव लड़ाती रही है, और वो चुनाव जीतती रही हैं। ये उनका अभी तक का चुनावी सफर रहा है। तो ऐसे में फिर से महू से उनको चुनाव मैदान में उतारना, और फिर अब चूंकि नए चेहरे की अगर बात करें तो रामचंद्र शुक्ल की अगर बात कर लें तो वो अब अगर कांग्रेस की ओर से चेहरा है, और उनके सामने उषा ठाकुर है, और ऐसे में अंतर सिंह दरबार जो है कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक नुकसान जरूर महू में बीजेपी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। जी चलिए, हम अभिषेक के पास में चलेंगे। अभिषेक, महाकौशल से भारतीय जनता पार्टी को इस टर्म में, पिछले टर्म में काफी ज्यादा झटके लगे हैं। उनके कई नेता नाराज बताए जाते हैं, लेकिन महाकौशल में अब जिस तरह के नाम हैं, यहां आपको मुकाबले की तस्वीर किस तरह की नजर आएगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल बार बार यही उठता है कि महाकौशल पर कांग्रेस पार्टी की पकड़ काफी बेहतर रही है, और बीजेपी खेमे में नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। राकेश सिंह जैसे बड़े चेहरों को पहले मैदान में उतारा जा चुका है, सांसदों को मैदान में उतारकर थोड़ी मजबूती लाने का प्रयास है। अब सभी के नाम तकरीबन फाइनल हैं और आपके सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची पर हम बात कर रहे हैं। 5वीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम हैं, 92 प्रत्याशी घोषित कर दिए। पहली सूची में 39, दूसरी सूची में 39,
तीसरी सूची में 1 नाम था और इसके बाद 57 नामों के बाद अब ये 92 कैंडिडेट्स की 5वीं सूची है। कुल मिलाकर 230 में से 228 नाम भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। 5वीं सूची में 12 महिला कैंडिडेट्स को जगह मिली है और इन 12 महिला कैंडिडेट्स के साथ में मंत्रियों और विधायकों को लेकर सर्वाधिक कयास थे। 29 विधायकों के टिकट कटे हैं और 37 को एक बार फिर से अवसर मिल गया है इस लिस्ट में। अलग अलग सीटों पर जो तस्वीर बन रही है वो भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। देखें आप, अब मुकाबले की स्थिति पूरी तरह से साफ है। ग्वालियर पूर्व का जिक्र किया, ग्वालियर दक्षिण का जिक्र किया। अभिषेक अगर हमारे साथ जुड़ गए, अभिषेक, महाकौशल में बीजेपी में उनके ही नेताओं की नाराजगी, उपेक्षा के आरोप, सांसदों के उतारे जाने के बाद थोड़ी स्थिति मजबूत, लेकिन अब जब सारे सीटों के ऊपर गणित दिख रहा है, साफ हो चुका है, क्या लगता है टक्कर देने की स्थिति में बीजेपी यहां पर है? क्योंकि कांग्रेस अपना सबसे मजबूत गढ़ महाकौशल को ही देखती है। हाँ बिल्कुल पुनीत, क्योंकि कहा जाता है कि महाकौशल को जिसने साध लिया उसने मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली है। बीते 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ बनकर महाकौशल उभरा था और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आदिवासियों को केंद्रित करते हुए सबसे ज़्यादा अपनी रणनीति इस महाकौशल के लिए बनाई है, क्योंकि महाकौशल के 8 जिलों में से 5 जिले जो हैं वह आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। इसमें हम डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा की बात कर लें तो ज़्यादातर सीटें यहाँ पर जो है आदिवासियों का दबदबा है। यहाँ पर आदिवासी वोटर जो है काफ़ी संख्या में। ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल में 2 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा लोकसभा के मुख्य सचेतक और सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से उतारा है। पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइके को मंडला सीट से उतारा है। इसके अलावा जो हम परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी कि भाई परिवारवाद में नहीं पड़ती है, लेकिन बालाघाट में उसने अपने इस फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए जो पूर्व कृषि मंत्री से पूर्व और वर्तमान में जो राज्य मंत्री थे ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते हैं गौरीशंकर बिसेन, उनकी बेटी मौसम को बिसेन को टिकट दिया है। इसके अलावा कुछ युवाओं पर भी उन्होंने इस बार भरोसा जताया, क्योंकि महाकौशल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक अलग ही रणनीति बनाई है। उसी के तहत न केवल अपने दिग्गजों को उतारा है बल्कि युवाओं पर भरोसा जताया है, क्योंकि महाकौशल एक पहली प्राथमिकता में है। यहाँ चुनाव अभियान की शुरुआत जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं उन्होंने मंडला से की थी। कांग्रेस का फोकस भी मंडला पे था। प्रियंका गांधी हाल ही में मंडला में एक सभा कर गई थी। इसके अलावा जो आदिवासी डिंडोरी से लगा हुआ शहडोल है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा किया था। साथ में राहुल गांधी ने हाल ही में 10 तारीख को यहाँ पर सभा की थी। तो दोनों ही पार्टियाँ जो है केंद्र में आदिवासियों को रखकर कर रही हैं। आदिवासियों के लिए तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी। अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने भी दावे किए हैं कि आदिवासियों का जो विकास है वह किस तरह से हो। तो महाकौशल जो है इस बार महाकौशल की धुरी फिर एक बार सत्ता की धुरी महाकौशल बना और महाकौशल को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने जो है फोकस किया हुआ है। हालांकि महाकौशल में विरोध के सुर ना उठे, क्योंकि ये टिकट के दावेदार ज़्यादा थे। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जो पार्टी के लिए काम करते आ रहे थे, पार्टी का झंडा उठाने का काम कर रहे थे, ऐसे कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जब समीकरण बदलेगी तो उन्हें टिकट देगी। लेकिन विरोध ना हो, किसी नए चेहरे को टिकट, जिन सीटों पर ज़्यादा खतरा था विरोध होने का, जबलपुर पश्चिम की बात कर लें, जबलपुर उत्तर की बात कर लें या हम सिहोरा की बात कर लें, तो ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है जिनके जरिए जो है वो कार्यकर्ता नाराज ना हो। ये जो नेता हैं जिनको टिकट दी है वह लोगों को मना सके, आराम से साथ सके। इन बात का ध्यान रखते हुए इस बार महाकौशल में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। लेकिन अब देखना ये होगा पुनीत, जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा या फिर जब हम कहें मतगणना के बाद रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जो महाकौशल है उसकी जनता भारतीय जनता पार्टी का कितना साथ देती है। क्योंकि 2018 में कांग्रेस पर भरोसा जाता है था और कांग्रेस को इस बार भी भरोसा है कि महाकौशल जो है उसका साथ देगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है एक बार फिर सत्ता पे काबिज होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि अगर भाई सबसे ज़्यादा किसी को टक्कर कांग्रेस को कहीं देगी तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टक्कर देने का काम वह महाकौशल में करेगी। चलिए, महाकौशल के बारे में चर्चा चली तो आपको बता दें कि 2018 के मुकाबले काफ़ी चेहरे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए। एक रिएक्शन आ रहा है, वो पहले दर्शकों को सुनाते हैं फिर आते हैं। खुद ही कह चुके थे कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है,
दूसरे नागेंद्र सिंह जी गुड़ से जो है वो भी 75 पार हो चुके हैं। तो आप जो है सीरीज देखें, भारतीय जनता पार्टी किसके लिए सिद्धांत बनाती है पता नहीं। सीतारमण शर्मा, आप सारी सूची उठाकर देख लें, हारे हुए 14 लोग हैं। तो आपके पास जो है पहले बड़ी बात कर रहे थे, स्टालवर्ट उतारे, 7 इंजन लगा दिए गाड़ी में, और उसके बाद मिला क्या कि आप 2 महीने से जो है दही मथ रहे हैं और एक बूंद भी मक्खन नहीं निकला उसमें से। तो कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन है कि पुराने जितने चेहरे थे, जो हारे हुए 14 चेहरे थे, उनको पार्टी ने मौका दे दिया। कहां तो कह रहे थे कि लगातार उनके पास में एक से बढ़कर एक फेसेस हैं, उतारेंगे, मुकाबले को दिलचस्प और कड़ा बनाएंगे, लेकिन ये कहकर तंज कसा कि पुराने चेहरे हैं, थके और हारे चेहरे हैं, जिनको पार्टी ने उतारा है। तो चर्चा चल रही थी महाकौशल की। महाकौशल में जबलपुर उत्तर सीट आ जाई है, अभिलाष पांडे को मौका मिला है। पिछली बार जो है शरद जैन को यहां से उतारा गया था। एक और प्रतिक्रिया है, सुनवाते हैं। नहीं पार करेगी। जिन चेहरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सरकार कलंकित हो रही थी, उनके समक्ष पूरी भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसमर्पण कर यह साबित कर दिया है कि माल के 50% बंटवारे में भाजपा का नेतृत्व शामिल था। अब जनता फैसला करेगी और बेभाव पिटाई होगी भाजपा की। सरकार हमारी आ रही है। तो के मिश्रा को आप सुन रहे थे। कमोबेश कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने थके हारे और उम्र दराज नेताओं को टिकट दिया है। हालांकि इसमें 3 मंत्रियों के टिकट कट गए, जिनके आप टीवी स्क्रीन के ऊपर नाम ले रहे हैं, लेकिन पुराने चेहरों पर अवसर देते हुए, भरोसा जताते हुए अवसर देने का काम किया है। इस लिस्ट के ऊपर मंथन जारी रहेगा। महाकौशल में और तमाम जगहों पर, मालवा अंचल में, मध्य क्षेत्र में, ज्यादातर हर एक अंचल को छूने वाले सीटों के ऊपर अब की बार नाम है। केवल 2 सीटें छूट गई हैं जिन पर नाम आना है, एक गुना की और दूसरी विदिशा की। बाकी सभी 228 सीटों पर स्थिति क्लियर हो चुकी है। आमला एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट देना है, वो 229 पर उम्मीदवार उतार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी अब 2 सीटों पर अटकी है। बाकी सभी 228 पर उम्मीदवार वो दे चुकी है। एनालिसिस जारी रहेगा। बड़ी खबर पर IBS 24 के तमाम दर्शक बने हुए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पूर्व, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टियों की एक और सूची, 5वीं सूची कैंडिडेट की घोषित हो गई है और अब 230 में से केवल 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी स्पष्ट कर दिए हैं। 5वीं सूची में भारतीय जनता पार्टी के 92 नाम हैं। 92 प्रत्याशियों की इस 5वीं लिस्ट में 3 मंत्रियों के टिकट कटे हैं, 29 विधायकों के टिकट काटे गए हैं, 37 मौजूदा सिटिंग MLAs को फिर से मौका दिया गया है। इसमें जयंत मलैया, जो पिछली बार जिनका टिकट कटा था, माया सिंह, जो पिछली बार जिनका टिकट कटा था, उनको पुनः अवसर दिख रहा है। इसके अलावा इंदर सिंह परमार शुजालपुर से कैंडिडेट बने, होशंगाबाद से एक बार फिर डॉक्टर सीतारमण शर्मा को अवसर दिया है। चलिए, प्रतिक्रियाएं लगातार तेजी से आने लगी हैं, सुनवाते हैं आपको। तो लगातार प्रतिक्रियाओं में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि थके पुराने चेहरों को, वापस से हारे चेहरों को पार्टी ने रिपीट किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि एक सधी हुई लिस्ट है, इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा है और हर एक नेता को विनेबिलिटी के आधार पर, जीत की संभावना के आधार पर टिकट दिया गया है। तो 5वीं सूची में ज्यादातर फोकस दिखता है महिलाओं पर, फोकस दिखता है जीत के ऊपर। 3 मंत्री OPS भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया और गौरीशंकर बिसेन, इनके नाम सूची से कट हैं। 6 मंत्री हैं जिनको वापस अवसर मिला है। इन्हीं 9 पर तलवार लटक रही थी। यशोधरा राजे सिंधिया स्वयं चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं, जबकि गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिल चुका है, यानी पार्टी ने उनकी बात को सुना है। इसके साथ साथ कुल 12 महिलाएं हैं जिनको टिकट मिला है। गुना विदिशा की सीट है, फिलहाल इन पर उम्मीदवार तय करने बचे हैं। बड़वा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक सचिन बिरला, जो हाल ही में बीजेपी में गए, उनको फिर से वहां से टिकट मिल गया है। इसके अलावा जोबट सीट है, जहां विधायक सुलोचना रावत की जगह उनके बेटे को टिकट दिया गया है। ये परिवारवाद के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी को वार करने का मौका इन सीटों पर मिला है। होशंगाबाद से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, बड़े सीनियर नेता है डॉक्टर सीतारमण शर्मा, कांग्रेस पार्टी ने यहां से गिरजा शंकर शर्मा को टिकट देकर उतारा।
और गिरजा शंकर शर्मा के सामने अब उनके भाई, बड़े भाई हैं सीताचरण शर्मा, उनको टिकट मिला है। हालांकि गिरजा शंकर शर्मा ने ये क्लियर किया था कि वो अपने भाई के खिलाफ नहीं उतरेंगे, लेकिन अब स्थिति उन्हीं दो भाइयों के बीच मुकाबले की यहां से बनती दिख रही। तो 39 उम्मीदवारों की पहली सूची, 39 उम्मीदवारों की दूसरी, तीसरे में 1 नाम, चौथे में 57 नाम और अब 92 सीटों के साथ कुल 228 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्लियर कर दिए हैं और इसी के साथ मुकाबले की तस्वीर भी स्पष्ट है।